हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सपना दत्ता, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन इन कैंसर पेशेंट। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन सिर्फ कैंसर पेशेंट में ही नहीं, नॉर्मल पर्सन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो हमारा ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा नहीं होता है। और दूसरा ये होता है कि हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी कभी हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स कि एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, चाहे वो विटामिन डेफिशिएंसी हो, चाहे मिनरल डेफिशिएंसी हो, चाहे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, उसे मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएंसी के वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं। बच्चों में अलग होती हैं, बड़ों में अलग होती हैं। ये मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो सभी एज ग्रुप के लोगों पर इम्पैक्ट करता है। पर जो एल्डरली पर्संस होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। पर सोचने वाली बात ये है कि जनरली जब भी हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर रिकॉग्नाइज रहता है या अंडर ट्रीटेड रहता है, और जो कि हमारे जो ट्रीटमेंट आउटकम है उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। क्योंकि ये मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी फिजिकल हेल्थ पर ही इम्पैक्ट नहीं डालता है, हमारे डेली फंक्शन, इंडिपेंडेंस और यहाँ तक कि जो हमारी इलनेस है या इंजरी है उसकी रिकवरी को भी लेट करता है। चाहे हमारी कोई भी सर्जरी हुई हो, माइनर या मेजर सर्जरी, उस पर भी ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो ये हम जानेंगे कि मेल न्यूट्रिशन कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। तो जब भी हम मेल न्यूट्रिश्ड हैं, मेल न्यूट्रिश बॉडी के अंदर मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉर्बिडिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं, और इसके साथ ही अगर कोमॉर्बिड कंडीशन भी है तो मॉर्बिडिटी और इंक्रीज कर जाती है। अगर कोई सर्जरी हुई है तो ये हमारी वुंड हीलिंग को डिले करता है, इन्फेक्शन को बढ़ाता है और कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज करता है। इन सब चीजों की वजह से हमारी मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट बढ़ जाता है, और जो हमारा टोटल ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट टाइम भी बढ़ जाता है, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है। और इसका फाइनल इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड कैंसर स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। मैंने जो इससे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स बताए थे वो 2008 के थे, बट अभी मैं 2020 के स्टैटिस्टिक्स आपको बता रही हूँ कि वर्ल्ड वाइड 18 लाख न्यू कैंसर केसेस हर साल हम लोग डायग्नोज करते हैं, जिसमें कि इंडिया में मेल्स में 6.7 लाख एंड फीमेल्स में 7.12 लाख एवरी ईयर, जो अभी 2020 का इंसिडेंस है, इंडिया में इंक्रीज किया है। यानी 1 in 68 मेल्स एंड 1 in 29 फीमेल्स डेवलप अ कैंसर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एवरी 9 इंडियंस में से एक इंडियन को या एक भारतवासी को जो अपने लाइफ टाइम में एक बार वो कैंसर से पीड़ित होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कैंसर होता कैसे है। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो मुझसे हर कोई पूछता है कि मैम कैंसर हो कैसे जाता है या हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो कैसे डायग्नोस करेंगे हम कैंसर, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप को कैंसर को जानने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पर कैंसर के कारण जो है वो मेन 3 कारण है। फर्स्ट इज लाइफ स्टाइल, सेकेंड इज एनवायरमेंट, थर्ड इज फैमिली हिस्ट्री। तो लाइफ स्टाइल यानी कि हम कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, हम योगा करते हैं या नहीं करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इसके साथ साथ हमें टेंशन कितना है, स्ट्रेस कितना है, वर्किंग आवर्स क्या है, इंसोम्निया तो नहीं है। ये हमारा लाइफ स्टाइल है जो कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। सेकंड, आप सब जानते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब कि वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन, जो धुआं निकलता है जो मोबाइल गाड़ियों से, जितना भी वो सब एयर पॉल्यूशन है, दैट ऑल्सो कॉजेज द कैंसर। और थर्ड इज द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री वी कांट अवॉइड इट, क्योंकि जो हेरिडिटरी कैंसर होते हैं, जेनेटिक कैंसर होते हैं, वो कैंसर्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव होती है, लाइक द ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव होती है तो वो जो मदर्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उनमें जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 टाइम्स प्रोन टू डेवलप अ कैंसर। अब पर आज हम बात करेंगे हेड एंड नेक कैंसर की। तो जो हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे या ओरल डाइट के बारे में बात करेंगे, वो हम हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं टॉपिक वो हेड एंड नेक कैंसर है, जिसमें हमारा ओरल कैविटी कैंसर आता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर आता है,
और जिसमें नेसोफेरेंजियल कैंसर्स आते हैं। तो ये सारे कैंसर हमारे हेड एंड नेक कैंसर में आते हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है। टोबैको च्यूइंग, या डेफिनेटली टोबैको च्यूइंग, यानी कि जो टोबैको इन फॉर्म ऑफ गुटखा, कोई भी पेस्ट, जैसे बहुत सारी गांव की महिलाएं कहती हैं कि हम मंजन करते हैं, अब उसमें थोड़ा तंबाकू होता है, बस वही मंजन करते हैं। स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी स्मोकिंग हो चाहे सिगरेट स्मोकिंग, ये बहुत ही बड़ा कारण है ओरल कैंसर का। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि मैम, जिन लोगों ने कभी भी कैंसर के पेशेंट ने कभी भी टोबैको नहीं खाया, उनको भी कैंसर होता है? हाँ, डेफिनेटली उनको भी होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पहले की स्लाइड में बताया कि कैंसर के एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर किसी ने कभी भी तंबाकू नहीं खाया, कभी भी स्मोकिंग नहीं की, तो उसको भी कैंसर हो सकता है। पर अगर मैं 10 पेशेंट डेली देखती हूँ कैंसर के, ओरल कैंसर के, और उसमें से 9 कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जो टोबैको च्यूइंग हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, और सिर्फ एक या कभी एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसके अंदर हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती है। तो आप इससे ये सोच सकते हैं कि जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें 40 टाइम्स, 40 गुना ज्यादा ओरल कैंसर होने की संभावना होती है कंपैरेटिव टू दैट वन जो टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और कवर करना चाहूंगी कि जो टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग होती है, वो सिर्फ ओरल कैंसर ही नहीं करती है। स्मोकिंग तो आप जैसे इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ब्लैडर, बाउल, सर्विक्स, किडनी, लैरिंग्स, लिवर, लंग, ब्लड कैंसर, कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं हो। मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस टू हेल्थ। इसके साथ ही साथ में एक बात और एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो पेरेंटल स्मोकिंग होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो लेडीज भी स्मोकिंग करती हैं, तो उनके होने वाले बच्चे में ब्लड कैंसर होने के और लिवर कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू जो लेडीज स्मोकिंग नहीं करती हैं। और अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर स्मोकिंग करता है और दूसरे पर्सन उसके बराबर में बैठते हैं, तो उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, यानी कि जो धुआं आप निकाल रहे हैं वो दूसरे फैमिली मेंबर इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे मेंबर्स को भी कैंसर हो सकता है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस। तो ये वार्निंग साइन है आपके लिए कि प्लीज डोंट बी स्मोक। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्मोकिंग से सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कैंसर होता है, इवन जो फाउल स्मेलिंग ब्रेथ होती है, परमानेंट टीथ डिस्कलरेशन होता है, ये सारा स्मोकिंग की वजह से होता है या टोबैको च्यूइंग की वजह से होता है। और आप ये जो व्हाइट पैच देख रहे हैं, दिस इज अ प्री कैंसरस ल्यूकोप्लेकिया, यानी कि ये ल्यूकोप्लेकिक पैच है जो कि आप बोलते हैं ना कि मैडम हमारे मुंह के अंदर सफेद सफेद पैचेस हो गए हैं, दैट पैचेस इज ल्यूकोप्लेकिक पैचेस। और ये पैचेस जो होते हैं ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, यानी कि ये बॉर्डर लाइन है, यानी कि इस बॉर्डर लाइन के बाद आपको यहाँ पर कैंसर हो सकता है। और ये पेनफुल नहीं होता, इट्स अ पेनलेस। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ मिर्ची लगती है हमको, बाकी कोई दर्द वर्द नहीं होता, इसलिए हमको कैंसर नहीं है ना। डेफिनेटली यू कैन डेवलप अ कैंसर। और उसके अलावा कुछ पेनफुल अल्सर्स भी होते हैं जो कि मतलब ड्यू टू टोबैको च्यूइंग होते हैं, क्योंकि हमारा जो भी हम तंबाकू खाते हैं सारा दिन, उसकी वजह से जो हमारे मुंह में कई सारे पैचेस हो जाते हैं, जो कि जो मिकोजा होती है वो अनहेल्दी नहीं रहती। इसके अलावा टोबैको च्यूइंग के अलावा अगर कोई शार्प टूथ है या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड आप खाते हैं, तब भी आपके मुंह में कोई अल्सर हो जाता है, और अगर वो अल्सर 3 हफ्ते से ज्यादा रहता है या क्रॉनिक अल्सर बन जाता है, तो वो बाद में कैंसर में डेवलप हो सकता है। अब हम आज बात करेंगे कि जो भी ओरल कैंसर के पेशेंट हैं या जिनको कैंसर हो चुका है, उनको क्या डाइट लेनी चाहिए और उनको अपने न्यूट्रिशन पर कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ओरल कैंसर के पेशेंट हैं उनको अपना ओरल हाइजीन पर ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ कैंसर पेशेंट को ही नहीं, ओरल हाइजीन आप सबको ही अपना ध्यान रखना चाहिए। ओरल हाइजीन के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पेस्ट तो करते ही हैं, पर इसके अलावा, पेस्ट के अलावा हमें माउथ वॉश भी करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट आपके ओरल कैविटी में हर जगह नहीं पहुंचता है। अगर कोई टीथ में कैविटी है, अगर कहीं कोई ऐसा एरिया है जहां पर पेस्ट नहीं पहुंच पाता है, वहां पर माउथ वॉश पहुंच सकता है, क्योंकि रिंसिंग हो जाती है। तो इसलिए अगर आप माउथ वॉश नहीं भी कर सकते हैं, तो सिंपल गुनगुने पानी में आप सेंधा नमक मिला के उसका भी गार्गल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेस्ट के साथ साथ आप दिन में कम से कम 2 बार माउथ वॉश करें,
माउथ वॉश करने से आपका स्पेशली आफ्टर ब्रेकफास्ट और सोने से पहले डिनर के बाद आप माउथ वॉश करके सोएं, इससे आपकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं आइदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तो रेडिएशन में जब भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट, उस समय आप स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लें, यानी कि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंसर में आपकी एपेटाइट डिक्रीज कर जाती है, कैंसर में वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए डाइजेशन भी अच्छा हो और आप क्योंकि कैंसर मुंह के अंदर है, आप एक साथ प्रॉपर खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं। थर्ड इज लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट। इस समय आप सॉलिड डाइट नहीं ले सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेडिएशन ट्रीटमेंट, तो ऐसे में आप लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में आप मिल्क ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक ले सकते हैं, बनाना शेक ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। जूसेस में ये ध्यान रखिएगा कि खट्टे जूसेस आप नहीं लीजिएगा, उसमें कुछ भी शुगर या कुछ भी मिलाकर ले सकते हैं, क्योंकि खट्टा जूसेस लगता है मिकोजा के अंदर जब मिकोसाइटिस होती है। तो इसके अलावा आप सैलेड ले सकते हैं, सेमी सॉलिड डाइट में आप दूध दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम हम चपाती नहीं खा सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन ईट द चपाती। आप चपाती का जो ऊपर का पतला हल्का छिलका होता है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद उसको दाल में या पतली रसेदार सब्जी में भिगो के आप उसको खा सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं खा सकते हैं तो आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसको खा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, उसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, माउथ बहुत सूख जाता है क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ऐसे में आर्टिफिशियल सलाइवरी सप्लीमेंट्स आते हैं बाजार में, उसको आप यूज कर सकते हैं, स्प्रे के फॉर्म में भी आते हैं, जेल के फॉर्म में भी आते हैं, उसको आप अपने मुंह में लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपका मुंह गीला रहेगा और जिसकी वजह से आपको स्वाद भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ जो है आपको खाने में आसानी होगी और बोलने में भी आसानी होगी। अब ये तो हो गया कि हमें क्या क्या और कैसे लेना चाहिए, पर जो हम मील ले रहे हैं उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली अगर आप ओरल कैंसर पेशेंट हैं तो आपका वेट लॉस बहुत होता है क्योंकि आप अच्छे से खा नहीं सकते हैं। ऐसे में हमें हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए। हाई कैलोरी डाइट जैसे मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक या फिर आपको जो है आइसक्रीम्स आप खा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैडम हमको ओरल कैंसर है, अगर हम ठंडी चीज खाएंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा या हमको खांसी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ओरल कैंसर में मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहूंगी, कभी भी गरम गरम खाना ना खाएं, कभी भी भाप निकलती चीज जैसे चाय या कॉफी नहीं पिए, उसे ठंडा करके पिए। आप ठंडी चीजें खा सकते हैं, उससे छाला कम होता है, स्पेशली रेडिएशन म्यूकोसाइटिस कम होती है। आप आइस चिप्स चूस सकते हैं, आप आइसक्रीम्स खा सकते हैं, आप शेक्स पी सकते हैं। और जैसे हाई प्रोटीन डाइट में आप एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए कई सारे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं बाजार में, आप सब जानते हैं, कुछ मेडिकेटेड भी आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट खाने में कुछ खा ही नहीं पा रहा है, ऐसे में कुछ ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं जिसको आप मील से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी उस प्रोटीन पाउडर के अगर जैसे प्रोश्योर पाउडर आता है एबट का, उसको अगर आप 6 स्कूप आप उसको अगर पानी में मिला के या दूध में मिला के ले रहे हैं तो वो आपको एक टाइम के मील को रिप्लेस कर सकता है। इसको भी आप ओरली ले सकते हैं एट एनी टाइम जब आप खाना नहीं खा सकते हैं। हाई फाइब्रस डाइट इज रिक्वायर्ड बिकॉज जब आप हाई फाइब्रस डाइट लेंगे तो आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होगा और दूसरी चीज ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो ओरल डाइट है जो कि हम 80% ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारी जो मिलती हैं वो ओरल डाइट से मिलती हैं। पर कभी कभी म्यूकोसाइटिस इतनी ज्यादा हो जाती है रेडियोथेरेपी के दौरान स्पेशली कि छाले की वजह से पेशेंट बिल्कुल नहीं खा सकता ओरली, तो ऐसे में हम राइल्स ट्यूब डालते हैं और राइल्स ट्यूब के थ्रू हम सेम डाइट दे सकते हैं। तो ये ओरल सप्लीमेंट्स है और इसके साथ हम ओरल सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स में जैसा मैंने आपको बताया हाइपर कैलोरिक एंड हाइपर प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसमें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स लेते हैं, पर स्पेशली जो हम डाइट लेते हैं और जो विटामिन मिनरल्स लेते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जो भी हम प्रिपरेशन ले रहे हैं या जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो तो प्रोग्नोसिस आउटकम बहुत अच्छा होता है ट्रीटमेंट का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें एज पर शेड्यूल, मतलब जो भी आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट भी करें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना।
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए है जिसको ना डायबिटीज है ना हाइपरटेंशन है। पर अगर आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन साथ में है कैंसर के, आपको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन या हार्ट पेशेंट है आप, तो उसके हिसाब से आप डाइटिशियन से चार्ट बनवाएंगे और आप डायबिटिक डाइट लेंगे या फिर आप कार्डियक डाइट लेंगे। उसमें आप हाई कैलोरी डाइट या फैटी डाइट नहीं ले सकते हैं, आपको बैलेंस करना होगा प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो ये आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। और जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखा रहा है कि जिस समय आप ओरल डाइट पर हैं और आपको कैंसर है तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खूब फ्रूट्स खाने चाहिए, खूब वेजिटेबल्स खाने चाहिए और आपको नारियल पानी आप पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देती हैं और आप अगर अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे ट्रीटमेंट के साथ तो आपका ट्रीटमेंट आउटकम भी बहुत अच्छा होगा और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। और जो ट्रीटमेंट से अगर आपको 70% फायदा होगा, अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अच्छे रहते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर रहता है तो आपको उसी ट्रीटमेंट से 100% आउटकम होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप मुझे सजेशन दें कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल करें। थैंक यू।